तो कैसे हो दोस्तों। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है यार। मैं बहुत बिज़ी था। मैं बता नहीं सकता आप लोगों को मैं अपने लाइफ में कितना बिज़ी हो गया हूँ। कुछ दिन पहले तक तो मैं फिर भी कह सकता हूँ कि फ्री था, पर यार इस हफ्ते मैं बहुत ही लिटरली बता रहा हूँ, मैं बहुत ही बिज़ी था, इसलिए मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला। पर आई होप मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का जो क्वेश्चन सीरीज़ चल रहा था वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। जैसा कि मैंने बताया था कि 2012, 2014 और 2016 का असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम WBPSC का हुआ था, तो वो सब का क्वेश्चन हमारे चैनल पे डिस्कस होगा। हर एक ईयर का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, 2012 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोग 64 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, राइट। तो आज इस वीडियो में हम लोग 65 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी करके सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चंस देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि क्या बोला गया है। दी हाइड्रोलिक लोडिंग इन मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे विथ रिसर्कुलेशन रेशियो R = 0.5 दिया हुआ और ट्रिकलिंग फिल्टर ऑफ 30 मीटर डायमीटर, जिसमें डायमीटर कितना दिया हुआ है 30 मीटर, राइट। और डेप्थ कितना दिया हुआ है 2 मीटर। आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। तो इसमें हम लोगों को फ्लो रेट भी दिया हुआ है कितना, 6000 मीटर क्यूब पर डे। मैं दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा कि हाइड्रोलिक लोडिंग रेट की बात अगर आती है ना, तो इसकी यूनिट को आप लोग ज़रूर याद रखा करें कि इसकी यूनिट जो है ना कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है। बहुत सारे असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम में इसकी यूनिट पूछ लेते हैं, डायरेक्टली 1 मार्क्स में आ जाते हैं। तो आप लोग इसकी यूनिट को याद रखें कि इसकी यूनिट जो होगी ना वो मीटर क्यूब पर डे पर मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर पर डे में होती है। तो इस चीज़ को याद रखिए। और एक हाइड्रोलिक रोलिंग रेट होती है, तो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट की बात करेंगे तो मीटर क्यूब के जगह क्या आएगा, वहाँ पे हेक्टेयर आ जाता है। तो ये दोनों का यूनिट कन्वर्सन में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इस दोनों के यूनिट को आप याद रखिए। एक होता है हाइड्रोलिक लोडिंग रेट और एक होता है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। तो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट में यूनिट तो मैंने बता दिया क्या होता है। ये होता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ रेट ऑफ सीवेज फ्लो पर यूनिट फिल्टर एरिया। तो आप देखिए आपके क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या किया, आपको कंफ्यूज करने के लिए रिसर्कुलेशन रेशियो दिया हुआ है, मतलब I/F इक्वल्स टू कितना दिया है 0.5। तो दोस्तों ये ट्रिकलिंग फिल्टर का क्वेश्चन है। रिसर्कुलेशन रेशियो कब यूज़ होता है, जब हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पे उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए 0.5 दिया है रिसर्कुलेशन रेशियो, मगर हमें इफिशियंसी तो निकालना नहीं है, डायरेक्टली लोडिंग रेट निकालना है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब इस फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर दीजिए वैल्यू। मेरा क्या दिया गया है, फ्लो रेट 6000 दिया गया है और एरिया क्या होगा, फिल्टर सिलिंड्रिकल होता है तो π/4d²। देखिए 6000 इंटू 4 ऊपर चला गया, यहाँ पाई इंटू डी कितना है 30 मीटर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो है ना वो लगभग 8.4 के आसपास आएगी, ठीक है। 8.4 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो दोस्तों आप ऑप्शन में देखिए 8.4 है ही नहीं है, तो एक है 6.4। तो मैं कहूँगा कि आप कम तो ले नहीं सकते, इससे ज़्यादा लीजिए, ठीक। तो उस केस में आप 12.75 क्लोजेस्ट आंसर यही है। इस आंसर के क्लोजेस्ट आंसर 12.75 है। तो मैं तो 65 का ऑप्शन बी मानूंगा। बाकी आप लोग देख लीजिए कि क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो क्लोजेस्ट आंसर यही लगा मुझे, इसलिए मैं बी ले रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है आपको, इसमें बोला गया है इफ़ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u इज़ 6xy। अच्छा ये फ्लूइड का क्वेश्चन है, राइट। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए आपको क्या दिया गया है कि वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होता है, एक ux होता है और एक uy होता है, vy होता है, ठीक है। और जब इसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो नेट वेलोसिटी मुझे मिलती है ux प्लस uy का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको वेलोसिटी दिया हुआ है u इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है ux, जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो कितना दिया हुआ है 6xy माइनस 2x²। तो हमें क्या निकालना है, uy निकालना है या vy निकालना है, राइट। तो अब देखिए आप इसको कैसे करेंगे। तो देखिए हमारा क्या होगा, एक टर्म होता है फाई। दोस्तों क्या बोलो यार, मैं बहुत परेशान हो गया। इतना सारा रिकॉर्ड करने के बाद ये 66 नंबर क्वेश्चन पता नहीं आ ही नहीं रहा है।
मुझे फिर से उसके लिए रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उसको उस चीज़ को फिर से लास्ट में बता दूंगा, लास्ट में ले लूँगा उस क्वेश्चंस को। अभी यार मुझे फिर से एनर्जी नहीं आ रहा है क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ए क्लोज कंटूर लाइन विथ वन और मोर लोअर वैल्यू कंटूर इनसाइड इंडिकेट। तो आप देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है हिलॉक जिसको हिल बोलते हैं, और एक होता है डिप्रेशन जिसको क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, लोअर वैल्यू जो होता है ना, लोअर वैल्यू ऑफ कंटूर आर इनसाइड। मतलब क्या होता है, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो जो लोअर वैल्यू होगा ना वो अंदर में होगा, जैसे मतलब कि यहाँ पे 90 होगा, फिर ये 91, 92, 93, 94। और कंटूर क्या होता है, कंटूर एक मेथड है जिससे हम लोग सर्वे करते हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक लाइन पे क्या होता है, आपका इक्वल एलिवेशन होता है कंटूर में। इस लाइन पे अगर इसका मान लीजिए एलिवेशन 94 है तो हर एक पॉइंट पे 94 ही होगा, राइट। तो ये कंटूर होता है। और लेवलिंग में क्या होता है, हम लोग एलिवेशन को निकालते हैं हर एक पॉइंट पे। और अगर हिलॉक की बात करें तो बस सेम होता है, बस वैल्यू चेंज होता है। इसमें अंडर की तरफ क्या होता है, आपका 100 होता है, फिर यहाँ पे 99 होता है, यहाँ 98 होता है, यहाँ 97 होता है। मतलब जो वैल्यू होता है ना कंटूर का वो डिक्रीज करता रहता है बाहर की साइड में। पर इस केस में, वैली के केस में क्या होता है कि अंदर से बाहर की तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अंदर में हमारा वैल्यू सबसे कम होता है, वहीं आप देखिए हिलॉक में अंदर में सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है हमारा, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है, इनसाइड में लोअर वैल्यू बोला है। तो इस 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वैली हो जाएगा, राइट। क्योंकि इनसाइड में वैल्यू जो है वो क्या बोल रहा है, कम है, वन और मोर लोअर वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पे वैली ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोला है, वाइल सबमिटिंग अ टेंडर द कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सम अमाउंट विद द डिपार्टमेंट। मतलब आप जब कॉन्ट्रैक्टर, मतलब जब टेंडर होता है तो टेंडर आप लेते हैं जब, तो आपको कुछ अमाउंट जो है ना वो जमा करना पड़ता है डिपार्टमेंट को। तो उस मनी को क्या बोलते हैं, एज ए गारंटी ऑफ टेंडर के रूप में उस मनी को जमा करना पड़ता है। तो उस मनी को अर्नेस्ट मनी बोलते हैं। इसको आप लोग याद रख लीजिए, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोग सिक्योरिटी मनी में कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो एक्चुअली वो सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होता, उसे अर्नेस्ट मनी बोलते हैं टेंडर के केस में। तो 68 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, इसमें क्या बोला गया, इंडियन स्टैंडर्ड फॉर एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसका मैं आपको एक चार्ट दूंगा, ठीक। मैं आपको चार्ट यहाँ पे साइड में आपको दूंगा, उस चार्ट को आप लोग लिख लेना। उस चार्ट से हमेशा अगर ये लोग लिमिट से क्वेश्चन आएंगे ना तो उस चार्ट में जो जो वैल्यू मैं लिखाऊंगा उसी से आएगा। तो हर बार आपका एक नंबर फिक्स ज़रूर होगा उस चार्ट को अगर आप याद कर लेंगे। तो आप देखिए, तो दोस्तों देखिए ये चार्ट है आपका, इस चार्ट को आप लोग हमेशा याद रखिए। ये कुछ एलिमेंट्स के मैंने नाम रखे हैं जिसका कि हमारा कोड के हिसाब से एक्सेप्टेबल लिमिट दिया गया है। तो जैसे आर्सेनिक का क्या दिया गया, 0.01, राइट। एंटीमनी का क्या है, 0.005। मतलब आप पानी में एंटीमनी या आर्सेनिक इतना से ज़्यादा अलाउ ही नहीं करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए। लेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड देखिए सबसे कम होता है क्योंकि लेड से हमें क्या होता है, कैंसर होता है। तो ये यहाँ पे 0.001 और भी कम टॉलरेंस इसका दिया गया है, बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए। और मरकरी का 0.007 है। तो ये चार्ट को आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, ये हमेशा आप लोगों का हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को फ्यूचर में भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, आर्सेनिक का पूछा गया था। तो आर्सेनिक का आप लोग देखे होंगे ऑप्शन में ए जो है यहाँ पे क्या है, 0.01 पहला नंबर ऑप्शन है हमारा, मैच कर जा रहा है मिलीग्राम पर लीटर, ये सब मिलीग्राम पर लीटर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थियोडोलाइट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग। दोस्तों जिन लोगों ने सर्वे पढ़ा है उनको पता होगा कि थियोडोलाइट कितना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है सर्वे का। थियोडोलाइट से हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजेंटल एंगल भी मेज़र करते हैं और वर्टिकल एंगल भी मेज़र करते हैं, सर्वे करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन ही हो जाएगा। तो 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, यहाँ पे क्या बोला, फॉर अ रेक्टेंगुलर चैनल विथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर द लेंथ ऑफ जंप हैज़ बीन फाउंड वेरी बिटवीन। लेंथ ऑफ जंप जो होता है वो हॉरिजॉन्टल फ्लोर के लिए वो क्या होता है, 5 to 7 टाइम्स होता है, 5 to 7 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसको ये डाटा याद रखने वाले, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। आप ये याद रखिएगा कि लेंथ ऑफ जंप जो होता है वो हॉरिजॉन्टल फ्लोर के लिए वो कितना होता है, 5 to 7 टाइम्स होता है। ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन जो है, रोड मार्किंग विथ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रोकन एंड सॉलिड लाइन इंडिकेट। तो देखिए रोड मार्किंग जो होता है ना उसमें दो तरह का रोड मार्किंग है, एक डबल सॉलिड लाइन होता है और यहाँ पे क्या बोला है, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रोकन एंड सॉलिड लाइन। तो देखिए डबल सॉलिड लाइन जो होता है ना उसको आप किसी भी कंडीशन में क्रॉस नहीं कर सकते, मगर ब्रोकन एंड सॉलिड लाइन होगा तो उस केस में क्या होता है कि द लाइन में बी क्रॉस एट अ डिस्क्रिशन ऑफ ड्राइवर का अगर डिस्क्रिशन हो जाता है तो उस केस में मतलब क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि वाटर बॉन्ड मैकेडम ड्राइव स्टेबिलिटी प्राइमरी फ्रॉम, किससे होता है वाटर बॉन्ड मैकेडम में हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे क्रशिंग स्टोन्स रहते हैं और उसको क्या करते हैं हम लोग ले करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर हम लोग देते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला गया, वाटर बॉन्ड मैकेडम। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो ऑप्शन होगा वो एग्रीगेट इंटरलॉकिंग पार्टिकल फ्रिक्शन एंड कोहेशन। उसमें जो एग्रीगेट होते हैं ना उनके बीच में जो कोहेशन होता है राइट या फ्रिक्शन होता है, उनके कारण ही हमारा वाटर बॉन्ड मैकेडम में क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। तो 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 74 ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, द प्रॉपर्टी ऑफ स्टील इज इन्फ्लुएंस मैक्सिमम बाय। तो आपको पता होगा कि स्टील जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है राइट। तो कार्बन अगर हमारा जो है कार्बन का अमाउंट जो है हम लोग बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसके हिसाब से क्या होता है, हमारा डक्टिलिटी भी चेंज होता है राइट। तो अगर हम लोग कार्बन के अमाउंट को ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो हमारा मटेरियल क्या होगा, कम डक्टाइल होगा, वो ब्रिटल हो जाएगा। और अगर लेस अमाउंट में कार्बन होता है तो वो क्या होगा, हमारा डक्टाइल होगा। तो यहाँ पे देखिए कार्बन ही एक ऐसा मटेरियल है स्टील में जो उसकी प्रॉपर्टी को बहुत ही वेरी करता है। तो यहाँ पे 74 का ऑप्शन जो होगा सी वो राइट हो जाएगा, कार्बन। 75 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, एन इक्विवेलेंट पाइप टू एन एग्जिस्टिंग पाइप नेटवर्क। तो देखिए इक्विवेलेंट पाइप में क्या होता है, इक्विवेलेंट पाइप का आप लोगों को पता होगा कि मान लीजिए हमारा कोई L1 पाइप है, L2 पाइप है जिसका डायमीटर D1 है, D2 है, फिर L3 पाइप है जिसका डायमीटर D2 है। तो इसको इक्विवेलेंट करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक फॉर्मूला डिराइव होता है L/D5 इक्वल्स टू L1/D1/5 प्लस L2/D2/5 प्लस L3/D3/5 राइट। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा एक कंडीशन होता है, ये कब होगा कि हमारा जो सभी पाइप का जो है, सभी पाइप में रेट जो होगा ना, रेट ऑफ फ्लो और हेड लॉस, रेट ऑफ फ्लो और हेड लॉस जो होगा वो सेम होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट पाइप बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 75 में क्या है, ऑप्शन सी जो दिया गया है, इक्वल इन हेड लॉस फॉर सेम रेट ऑफ फ्लो। सेम रेट ऑफ फ्लो के लिए हेड लॉस जो होगा ना वो भी सेम होगा राइट। तो 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, रिंग एंड बॉल टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन। तो रिंग एंड बॉल टेस्ट जो होता है वो हम लोग किस में यूज़ करते हैं, बिटुमिन में करते हैं। पर बिटुमिन के क्या चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं बताइए, वो हम लोग जो है सॉफ्टनिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं कि बिटुमिन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कितना सॉफ्ट है राइट। तो उस केस में हमारा जो बिटुमिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये सॉफ्टनिंग टेम्परेचर है, हमारा जो सॉफ्टनिंग टेम्परेचर है ये इतना हो जाना चाहिए 75, ये स्टैंडर्ड है। अगर ऐसा होता है किसी भी बिटुमिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट अगर इस टेम्परेचर पे आके हम लोग देखते हैं कि वो सर्वाइव कर रहा है तो मतलब वो हमारा बिटुमिन जो है वो अच्छा है। तो नॉर्मली स्टैंडर्ड वैल्यू जो सॉफ्टनिंग पॉइंट वो कितना होना चाहिए, 35 to 75 के बीच में वेरी करता है। गर्मी बहुत है यार ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए रिंग, और तो सॉफ्टनिंग पॉइंट को हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, सॉफ्टनिंग पॉइंट को रिंग एंड बॉल एपरेटस होता है, हाईवे में आप लोग पढ़े होंगे राइट। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट।
77 नंबर ऑप्शन क्या बोला गया है, 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में देखिए बोला है आपको कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन निकालने के लिए बोला है। तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को हम लोग क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, CV से। और CV जो है वो क्या होता है, देखिए आप देखिए CV T/D², ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टाइम फैक्टर का होता है। और टाइम फैक्टर जो होता है वो हमारा क्या होता है, यूनिटलेस होता है। टाइम फैक्टर हमारा क्या होता है, यूनिटलेस होता है। तो आप अगर CV T=D² होगा तो CV जब निकालेंगे ना तो D²/T आ जाएगा। और D² मतलब क्या हो गया, डायमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और टाइम क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का यूनिट क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी जो है 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो दिया गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो वो ऑप्शन हो जाएगा। मैं ये सबको रब कर दे रहा हूँ, ओके। तो आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला गया है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ फाइंडिंग द एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल ओवर अ एरिया। तो ये जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड जो होता है रेनफॉल निकालने के लिए, वो क्या होता है, आइसोहाइटल मेथड होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ ऑफ रेनफॉल निकालते हैं, राइट, डेप्थ ऑफ रेनफॉल निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला आप लोग देख लेना। मुझे शायद इसका क्या करते हैं हम लोग, A1 + A2 करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल एरिया करते हैं A3। यहाँ पे 2 होता है और यहाँ पे कुछ लेंथ वगैरह होता है, मैं इस टर्म का याद नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लेना। ये आइसोहाइटल मेथड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें क्या होता है कि ये एक्यूरेट होता है, काफ़ी एक्यूरेट होता है। वैसे और भी मेथड होते हैं, थिसन पॉलीगॉन होते हैं, या फिर अरिथमेटिक मीन मेथड होता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये मेथड जो होता है आइसोहाइटल मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देख लेना। 79 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, फॉर ए ब्राज एग्जिट ग्रेडियंट इन इंडिपेंडेंट ऑफ। ये क्वेश्चन यार मुझे थोड़ा सर्च करना पड़ा बहुत ही ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन मैं एक्चुअली हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, H/D × 1/π√λ, राइट। तो इस केस में देखिए मुझे ये क्वेश्चन का ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रहा था, पर मैंने बहुत रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि मतलब ऑप्शन सी जो है ना, डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम कट ऑफ, इस पे ये डिपेंड नहीं करता है। बाकी डेप्थ ऑफ डाउनस्ट्रीम कटअप पे भी डिपेंड करता है, हेड ऑफ वाटर पे भी डिपेंड करता है, और हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द फ्लोर पे भी डिपेंड करता है। तो 79 का ऑप्शन जो है ना, ये मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए। आप लोग भी एक बार रिसर्च कर लेना, देख लेना कि इसका ऑप्शन अगर आप लोग बता सको कि सी है कि नहीं तो अच्छा रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई करो इस चीज़ को, राइट। तो मैं बोलूँगा कि 79 का मेरे हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए। आप लोग भी एक बार देख लेना। 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, द फैक्टर इन्फ्लुएंस वैल्यू ऑफ कैम्बर। तो कैम्बर आप सभी को पता है, मैंने इससे पहले भी लिया था कैम्बर, किस लिए, रेनफॉल इंटेंसिटी को ध्यान रखते हुए हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बताया गया है क्या, रेनफॉल इंटेंसिटी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड सर्फेसिंग। तो हमारा जो कैम्बर होगा वो इन्फ्लुएंस हो जाता है इससे। तो 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओके। तो जैसा कि देख रहे हैं हम, मैंने रब कर दिया है सारा चीज़, 80 तक डिस्कस कर लिया था। 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए पाइल फाउंडेशन आर नॉर्मली यूज। देखिए पाइल फाउंडेशन जो होता है वो क्ले में भी यूज़ होता है, लूज सैंड में भी यूज़ होता है, ठीक है, पर क्ले का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ बोला गया, इन हेवी लोडेड सिचुएशन। तो अगर हेवी लोडेड, बहुत ही ज़्यादा लोडेड सिचुएशन होता है, राइट, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन यूज़ करते हैं। पर पाइल फाउंडेशन के लिए क्राइटेरिया, ये क्वेश्चन ही थोड़ा पेचीदा टाइप का है, मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है कि पाइल फाउंडेशन हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमारा बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल का अच्छा नहीं होता है। तो वो तो सैंड के केस में होगा कि लूज सैंड होगा तो सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी अच्छा नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए या तो लूज सैंड होना चाहिए या फिर इन केस ऑफ हेवी लोड सिचुएशन होना चाहिए, कि हेवी लोड सिचुएशन है पर यहाँ पे बताया नहीं कि सॉइल का कंडीशन कैसा है। अगर हेवी लोड सिचुएशन है पर हमारा क्या है, क्ले स्ट्रक्चर है सॉइल, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि क्ले है तो क्ले का स्ट्रेंथ ऑलरेडी होता है, क्योंकि क्ले में क्या होता है, S = आप लोगों को पता होगा C + सिग्मा 10/5। तो इस केस में C जो है ना, कोहेशन ऑलरेडी सॉइल का एक अपना स्ट्रेंथ होता है, पर सॉइल के, पर सैंड के केस में क्या होता है, ये टर्म 0 हो जाता है। तो ऑलरेडी स्ट्रेंथ जो है सैंड का
कम गया, तो इस केस में हम लोग पाइल फाउंडेशन ईजी हो जाता है करना, क्योंकि हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि हेवी स्ट्रक्चर होगा तो फिर ये इतना लोड बियर नहीं कर पाएगा, रेदर देन क्ले कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैं तो 81 का बी बोलूँगा कि इन हेवी लोडेड सिचुएशन, अगर बहुत ही ज़्यादा लोड सिचुएशन है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन यूज़ करते हैं। और अगर नॉर्मल है, अगर हमारा क्लेई सॉइल है तो सैलो फाउंडेशन यूज़ कर लेते हैं। तो इसका आप लोग देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या बताया गया, सॉइल कैरिड बाय वाटर एंड डिपॉजिटेड अलोंग। तो वाटर के द्वारा जो सॉइल डिपॉजिट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल बोलते हैं, एलुवियल। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर 82 का, और 82 का ऑप्शन नंबर सी जो है एलुवियल दिया गया। इसमें देखिए कोलुवियल क्या होता है, ऐसा सॉइल जो ग्रेविटी के थ्रू डिपॉजिट हो जाए तो उसको क्लोवियल सॉइल बोलते हैं। मैरिन क्या होता है, जो सी स्ट्रक्चर में सी में डिपॉजिट होता है ऐसा सॉइल। और लेकस्ट्राइन सॉइल क्या बोलते हैं, जो लेक में डिपॉजिट होता है, ऐसा सॉइल जो लेक में डिपॉजिट होता है। और एलुवियल किसको बोलते हैं, जो स्ट्रीम के द्वारा फ्लो करके लाया जाता है, तो इसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो 82 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सीपेज प्रेशर। तो सीपेज प्रेशर क्या होता है, इक्वल्स टू सीपेज हेड इंटू गामा डब्लू। और सीपेज हेड क्या होता है, आई इक्वल्स टू क्या होता है, एच बाई एल। तो सीपेज हेड देखिए एच इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, देखिए सीपेज प्रेशर क्या होता है, सीपेज प्रेशर इक्वल्स टू सीपेज हेड इंटू गामा डब्लू। और सीपेज हेड क्या होता है हमारा, आई इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, हाइड्रोलिक एच बाई जेड। जेड क्या है, वो लेंथ होता है हमारा, राइट, थिकनेस होता है। तो यहाँ पे देखिए आई इक्वल्स टू एच बाई जेड लिख दिए, तो ये क्या है हमारा, एच जो है वो सीपेज हेड है, यहाँ पे सीपेज हेड। तो इसको आप एच डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू लिख सकते हैं। और एच डब्ल्यू के जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एच डब्ल्यू अगर निकालोगे तो वो आई जेड हो जाएगा। तो यहाँ देखो आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू, यही हमारा क्या हो गया, सीपेज प्रेशर हो गया। तो आप देखो ऑप्शन में है ऐसा कोई ऑप्शन है, आई जेड गामा डब्ल्यू। आप देखो ऑप्शन नंबर बी जो है 83 का, आई जेड गामा डब्ल्यू दिया हुआ है, वो ऑप्शन हो जाएगा, राइट। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट सबको पता होगा क्या होता है, इससे ज़्यादा मतलब वाटर जो है ना वो प्लांट नहीं ले पाएगा। अगर इससे नीचे मतलब पानी जो है, प्लांट जो है पानी लेता रहता है सॉइल के थ्रू, राइट। तो ये एक ऐसा पोर्शन होता है कि अगर सॉइल को नहीं मिला, मतलब प्लांट अगर वाटर नहीं मिला तो प्लांट मर जाता है। उससे नीचे प्लांट का जो देखिए एक कर्व होता है, यहाँ पे सॉइल जो है, सॉइल के अंदर एक कैपेसिटी होता है पानी को हेल्ड करने का। तो इससे नीचे अगर सॉइल जो है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से नीचे अगर सॉइल में पानी रहा तो हमारा जो प्लांट होगा ना वो इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लांट जो है वो सॉइल के थ्रू क्या करता है, पानी लेता है। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से नीचे अगर पानी आ गया तो सॉइल मतलब प्लांट कभी भी सॉइल से पानी नहीं ले पाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल है। तो 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ सिल्टी सॉइल ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो सिल्टी सॉइल को आप देखिए आप क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, और हाई कंप्रेसिबिलिटी है तो एच हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, एम एच। ऑप्शन नंबर सी देखिए 85 का ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है एम एच। तो सिल्टी सॉइल, सिल्ट जो होता है ना उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, आईसी इफ सीबीआर। सीबीआर क्या है, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो, एक टेस्ट होता है जो सबग्रेड के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए किया जाता है। कब किया जाता है, जब हम लोग कोई भी हाईवे डिज़ाइन होता है ना, तो पहले हम लोगों का जो पहला फ्लेक्सिबल डिज़ाइन करते हैं हम लोग, तो उसका जो फर्स्ट लेयर होता है वो सॉइल सबग्रेड होता है। अगर हमारा सबग्रेड जो है स्ट्रांग होगा तो हमारा टोटल रोड भी स्ट्रांग होगा। तो सबग्रेड के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए सीबीआर टेस्ट किया जाता है। तो सीबीआर टेस्ट में जो हम लोग वैल्यू लेते हैं वो 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए अडॉप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे दो वैल्यू चेक करते हैं, एक 2.5 और 5 mm। तो 2.5 के लिए जो पेनिट्रेशन वैल्यू आता है ना उसको हम लोग रिजल्ट के लिए मानते हैं। तो 86 का ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सीबीआर कॉरस्पॉन्डिंग टू 2.5 mm पेनिट्रेशन इज अडॉप्टेड, राइट। तो वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए क्या बोला है, द वाटर कंटेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो आप सभी को पता होगा हमारा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी का ऐसा होता है, और यहाँ पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है, राइट। तो यहाँ पे जो वाटर कंटेंट होता है ना इसको क्या बोलते हैं बताइए आप सभी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं, राइट। ऑप्टिमम मॉइस्चर
कंटेंट, इससे ज़्यादा वाटर वो नहीं ले पाएगा, नहीं तो हमारा कर्व जो है वो डिक्रीज कर जाता है। ये कंपैक्शन का है। तो इस केस में 87 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, इंसेप्शन लॉस जो है, इंसेप्शन लॉस इज, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बताया गया है। इंसेप्शन लॉस तो ऐसा लॉस होता है जो कि एक्चुअली क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन मतलब इवेपोरेशन जो होता है ना, वो कैसे होता है, हमारा जो बारिश हुआ फिर इवेपोरेशन हुआ, तो टोटल लॉसेस जो होता है वो इवेपोरेशन के थ्रू, उसको इंसेप्शन लॉस बोलते हैं। मगर ये कब ज़्यादा होगा, एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन ही दिया हुआ है, मोर टुवर्ड एंड स्ट्रॉम, लेस टुवर्ड एंड ऑफ ए स्ट्रॉम। तो मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मुझे पता नहीं है। तो 88 का ऑप्शन अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना। ओके, 89 का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ब्लू बेबी डिजीज इज। तो ब्लू बेबी एक ऐसा डिजीज होता है जिसमें क्या होता है, बच्चा पूरा नीला टाइप का हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है, अगर नाइट्रेट का कंजम्पशन ज़्यादा कर लिया है किसी बच्चे ने, तो हमारा क्या होता है कि बच्चा जो है ना वो उसमें उसका कलर कैसा होता है, ब्लू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 89 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा 89 नंबर क्वेश्चन कि नाइट्रेट के कंजम्पशन, अगर पॉल्यूटेंट वाटर, कोई भी ड्रिंकिंग वाटर है उसमें नाइट्रेट एज ए पॉल्यूटेंट है, तो अगर वो वाटर हम लोग पियेंगे या कोई भी बच्चा पीता है, राइट, तो वो ब्लूइश कलर का हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, राइट। तो ये नाइट्रेट की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, फ्लो मास कर्व इज अ ग्राफ बिटवीन। तो फ्लो मास कर्व जो होता है वो इससे पहले वाले दिन भी मैंने डिस्कस किया था, वो किसकी वजह से होता है, कम्युलेटिव वॉल्यूम ऑफ फ्लो एंड टाइम, राइट। तो ये जो है फ्लो मास कर्व जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कम्युलेटिव वॉल्यूम ऑफ फ्लो एंड टाइम की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या बोला है, द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, हम लोग ध्यान नहीं देते। तो आप लोग याद रखिए कि कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी का जो यूनिट होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो इसका भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 90 का ऑप्शन दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड नहीं दिया है पर मीटर पर डे दिया गया है, तो आप डे में ले लो। तो 91 का ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या बोला गया है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। तो वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन किसने दिया था, तरजागी ने दिया था। तो वो क्या दिया था, वो एक्चुअली दिया था कि डेल यू बाई डेल टी इक्वल्स टू सी वी डेल टू यू डेल स्क्वायर यू बाई डेल जेड स्क्वायर। तो ये जो था वो वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन था, जो गिवन बाय विच इज गिवन बाय तरजागी कंसोलिडेशन, राइट। तो ये देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन पूछ दिया। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, 92 का ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज सिमेट्रिकल अबाउट मीन द स्क्यूनेस कोफिशिएंट। ये भी क्वेश्चन मुझे नहीं पता है दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को आंसर पता है तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मुझे समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन कि ये किस पोर्शन से पूछा गया है। स्क्यूनेस कोफिशिएंट क्या होता है मुझे नहीं पता। तो अगर आप लोगों को पता चल रहा है या पता है तो आप लोग एक्सप्लेनेशन के साथ ज़रूर भेजिए इस चीज़ को, राइट। क्वेश्चन नंबर 94 जो है उसका ऑप्शन देखिए क्या बताया गया है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन बाय द फॉर्मेशन टू वॉल्यूम फॉर्मेशन व्हेन इट इज़ फ्रीली ड्रेन इज नोन एज। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन, स्पेसिफिक रिटेंशन बोलते हैं, स्पेसिफिक रिटेंशन। ये क्या होता है, रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन बाय द फॉर्मेशन टू द वॉल्यूम ऑफ फॉर्मेशन, राइट। तो इसको आप लोग याद रखिए। देखिए 3 टर्म होता है, एक स्पेसिफिक यील्ड होता है, एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है और एक स्पेसिफिक रिटेंशन होता है। तो स्पेसिफिक रिटेंशन, स्पेसिफिक कैपेसिटी और स्पेसिफिक यील्ड, ये तीनों चीज़ आप लोग डेफिनेशन हमेशा याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, हमेशा एग्जाम में इन तीनों से ज़रूर पूछता है क्वेश्चन। तो आप जब भी स्पेसिफिक रिटेंशन पढ़िए तो ये सबको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या बोला गया, देखिए 95 बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या बताया गया है कि इफ़ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट कंक्रीट एज 1:4, मतलब हमारा सीमेंट का रेशियो कितना दिया हुआ है 1:2:4 और हमारा जो वॉल्यूम है टोटल कितना है 1 m3, राइट।
तो 1 m³ है, इसमें बोला है नंबर ऑफ सीमेंट बैग। अगर हम लोग 1 m³ का काम करवाते हैं तो उसमें कितना नंबर ऑफ सीमेंट बैग लगेगा ये बताने के लिए पूछा है ये। तो देखिए सीमेंट बैग कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, सीमेंट का क्वांटिटी कितना हो जाएगा 1 बाई, ये देखिए 1:2:4 में क्या होता है, ये सीमेंट होता है और ये क्या होता है सैंड होता है और ये क्या होता है कोर्स एग्रीगेट होता है। कोर्स एग्रीगेट मतलब पत्थर। तो सीमेंट किसी भी कंक्रीट में, ये एक्चुअली कंक्रीट का रेशियो दिया गया है, इसमें ये पहला रेशियो जो वो सीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा रेशियो सैंड को रिप्रेजेंट करता है और तीसरा रेशियो कोर्स एग्रीगेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जब हम रेशियो निकालते हैं सीमेंट का, हमें सीमेंट पूछा है नंबर ऑफ बैग, तो पहले हमें सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा 1/1 + 2 + 4 राइट। और टोटल अमाउंट कितना है काम हो रहा है 1 m³। और आपको पता होगा कि ये जो कंक्रीट है वो तो पानी के साथ मिक्स किया जाता है बनाने के लिए, तो ये गीला अवस्था में है, ये वेट फॉर्म में है, तो इसको ड्राई फॉर्म में लाने के लिए 1.54 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या टोटल m³। तो यहाँ देखिए 1.54 डिवाइडेड बाय 7, तो और यहाँ आपको क्या हो जाएगा, इसको काटिए इंटू 100, तो ये हो जाएगा 0.22 राइट। तो अब नंबर ऑफ बैग कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए ये जो है सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है, सीमेंट का स्पेसिफिक वेट कितना होता है 1440 kg/m³। और ये जो है टोटल m³ मेरा ये निकला है राइट 0.22। तो इसको क्या करेंगे 0.22 × 1440। तो देखिए ये इसका यूनिट क्या है m³ है। ओके, और ये क्या है मेरा kg/m³। तो m³ से m³ कट जाएगा, हमारा टोटल kg में आ जाएगा सीमेंट की कितना kg सीमेंट हो रहा है। तो 0.22 को 1440 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, 1440 × 0.22, तो ये हो रहा है 316.8। मतलब इतना kg सीमेंट हमारा यूज़ होगा अगर हम 1:2:4 के रेशियो में काम कराना चाहते हैं तो राइट। अब एक बैग में कितना सीमेंट, एक बैग में कितना kg सीमेंट होता है 50 kg। तो टोटल ये kg में, तो इसको 50 से डिवाइड कर दीजिए। तो 50 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा आ रहा है 6.33 राइट। तो हम 6.33 तो नहीं होगा, तो इसको अप्रॉक्स हम लोग क्या कर लेंगे 7 बैग सीमेंट ले लेंगे। तो हमारा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में 7 बैग है, 7 बैग नहीं है 6 बैग ही दिया हुआ है, तो आप 6 बैग ही लीजिए। ऑप्शन सी जो हो जाएगा 95 का वो हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने क्या किया, पहले हमने देखा कि टोटल अमाउंट निकाला मैंने कि सीमेंट जो है ना उस कंक्रीट में कितना m³ में है। अगर 1 m³ काम करवाना है हमें तो सीमेंट जो है वो सीमेंट का वॉल्यूम कितना आ रहा है, तो उसके लिए हमने क्या किया सीमेंट का रेशियो लिया और उसको ड्राई में कन्वर्ट किया। तो यहाँ से देखा कि इतना वॉल्यूम मेरा सीमेंट आ जा रहा है उस 1 m³ में। अब क्या हुआ 1 m³ में इतना अमाउंट जो है ना वो सीमेंट का है। अब हमने क्या किया, सीमेंट का डेंसिटी हमें पता है 1440 kg/m³ होता है, तो उसको जब हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा kg आ गया। अब टोटल अमाउंट ऑफ सीमेंट हमें पता चल गया। अब एक बैग में 50 kg होता है तो 50 से डिवाइड करके नंबर ऑफ बैग निकल गया। तो इस तरह करके अब 95 का ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा राइट। तो आप लोग देख लीजिए 96 क्या बोला गया है, इफ़ अ स्टेडियर डिस्टेंस आई। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होगा टैकोमेट्रिक का। तो टैकोमेट्रिक का देखिए 2 कांस्टेंट होता है, एक एडिटिव होता है, एक एडिटिव कांस्टेंट होता है एडिटिव कांस्टेंट जिसका फॉर्मूला होता है F+D, और एक होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जिसका फॉर्मूला होता है F/I राइट। तो ये आप देख लीजिए, इसका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 97 आते हैं। 97 में क्या बोला गया आपको, देखिए ये बताया है ये हमारा एक सरफेस है जो वाटर का सरफेस है राइट, वाटर का सरफेस है, और यहाँ पे हमारा एक सर्कल है, कोई भी एक बॉडी है जो सर्कुलर है। तो इस केस में हमारा तो वाटर है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा बॉयंसी फोर्स लगेगा। तो उसके अलावा हमारा क्या बोला है सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने बोला है। तो ये देखिए H' है, यहाँ से ये H' है। H' क्या होता है,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो इस बॉडी का टोटल ये जो डेप्थ है वो क्या हो जाएगा, डी मतलब डायमीटर ही होगा टोटल डेप्थ। तो एच डैश क्या हो जाएगा, एच डैश जो होगा वो d/2 होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, मिड पोर्शन ऑफ द बॉडी जहाँ पे टोटल वेट कंसंट्रेट होगा। तो उसका मिड पॉइंट क्या हो गया, d/2 हो गया। तो हमें एच डैश मिल गया। और ये जो HP हमें निकालने बोला, ये जो HP होता है ना, जो टोटल प्रेशर एक्ट करता है बॉडी पे, हॉरिजेंटल प्रेशर, उसको सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। तो HP इक्वल्स टू क्या होता है, IG/AH डैश प्लस H डैश, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला पे आपको लगाना होगा। तो IG क्या होता है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सर्कुलर के लिए। दोस्तों मैं नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, अगर नॉइज़ आ रही है आप लोगों को तो सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, क्या करूँ, इसी में बनाना पड़ता। और मैंने बहुत ही बोला, मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं बहुत बिजी था इस वीक में और रहूँगा आगे भी, राइट। मुझे काम से छुट्टी नहीं है। तो मैं आप लोगों से मतलब इस चीज़ को इग्नोर कीजिए, और मैं ड्यूटी से आने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होता है सर्कुलर सेक्शन के लिए, π/64 d4, राइट। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया π/64 d4, और ए क्या हो जाएगा, π/4 d² इंटू एच डैश मैंने बताया d/2 हो जाएगा प्लस d/2। तो यहाँ पे पाई कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16, और तो d4/16, और ये 2 ऊपर चला जाएगा बाई d³ तो ये 8 हो गया, राइट। और d³ से d कट जाएगा, तो टोटल जो होगा यहाँ पे d/8 प्लस d/2। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, ये d प्लस 4d मतलब टोटल जो होगा वो 5d/8 हो गया हमारा आंसर। तो देखिए 5d/8 है, 97 का ए देखिए ऑप्शन 5d/8 है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, ए ट्रांजिशन कर्व इज इंट्रोड्यूस टू ग्रेजुअली चेंजेस। ट्रांजिशन कर्व जो होता है वो आपको पता होगा, दो सर्कुलर कर्व के बीच में एक स्ट्रेट पोर्शन दिया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। तो ट्रांजिशन कर्व जो होता है ना वो सुपर एलिवेशन को सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली चेंजेस करने के कारण ही किया जाता है इंट्रोड्यूस। तो ए ट्रांजिशन कर्व इज इंट्रोड्यूस टू ग्रेजुअली चेंजेस द सुपर एलिवेशन। तो 98 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, पर्ट टेक्निक से क्वेश्चन पूछा गया कि क्रिटिकल पाथ हैज स्लैक इक्वल टू। तो देखिए क्रिटिकल पाथ में स्लैक जो होता है ना उसका इक्वल वैल्यू जो होता है ना वो ऑलवेज 0 होता है। क्रिटिकल पाथ में स्लैक जो होगा ना उसका वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए 99 का क्वेश्चन नंबर क्या है, ए है। यार मैं बहुत थक गया, अब आप लोग देख लेना 100 नंबर क्वेश्चन, एनर्जी नहीं बची, राइट। आप लोग बहुत ही तेज़ हो, आप लोग ज़रूर बना लोगे इस चीज़ को, और बहुत सारे लोगों को पता होगा। अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। और कोई यार आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, सबसे बड़ा बात ये है, आप लोग ना ही कमेंट्स करते हो, पता नहीं वीडियो देख के चले जाते हो, ना कुछ लाइक करते हो ना डिसलाइक करते हो। एटलीस्ट वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो या डिसलाइक करो, कुछ तो पता चले। हमें पता ही नहीं चलता रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है, ना ही आप कमेंट्स करते हो और ना ही कुछ बोलते हो। कोई प्रॉब्लम होता है तो वो भी नहीं शेयर करते। तो खैर दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग ज़्यादा खुद ही बहुत ही स्मार्ट हो, आप लोग सब समझते हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।